हेलो बच्चों, अल्फा सर्किल एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम यूपी बोर्ड एनसीईआरटी की बुक जो थी उसकी प्रश्नावली 1 का बी लेकर आए हैं। इसमें पहला नंबर सवाल दिया गया है। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बचपन में गुणनखंड के सवाल लगाया करते थे, बस वही हमें फैक्टर करना है। अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में, ठीक है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। इसका मतलब हमें 140 का हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो करिए 2 सत्ते 14, 0, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 5 सत्ते 35, 7 एकम 4। तो ठीक है, तो जो इसका अभाज्य जो गुणनखंड बनेगा, ठीक है, वो क्या बनेगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, मतलब 2 दूनी, ठीक है, ये हमारा रहा इसका आंसर। ठीक, इसी प्रकार इसमें देखिए, देखो 56 का, तो लास्ट में 6 है तो 2 से कटेगा, तो 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 नहीं 18, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9 और 13 एकम 13। तो जो इसका अभाज्य गुणनखंड बनेगा वो क्या बनेगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, यह आंसर हुआ इसका। इसी प्रकार ये देखिए 3825, लास्ट में 5 है तो 5 से ही कटेगा, तो 5 सत्ते 35, 5 छक्का 30, 5 25, 5 एकम 5, 2 बच्चा 26 हुआ, 5 25, 1 बच्चा 15 हुआ, 5 या 15। ठीक है, अब ये 3 से कट जाएगा, 3 पचे 15 और 3 एकम 3, ये फिर 3 से कटेगा, 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21, 17 से 17 एकम 17। तो ये इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो क्या होगा 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17, इसका ये आंसर रहा। ठीक है, इसी प्रकार देखिए ये 4th नंबर जो सवाल है, इसमें 5005 का, तो 5 एकम 5, 5 0 0, 5 0 0, 5 एकम 5। ठीक है, इसी प्रकार देखिए इसमें शुरुआत में भी 1 है, लास्ट में भी 1 है, इसका मतलब 11 से कटेगा, तो 11 एकम जाएगा ही नहीं, तो 100 में लेंगे तो 11 9 99, एक बच्चा, तो 11 हो गया, 11 एकम 11। ठीक है, 13 के पहाड़े में 91 आता है, 13 सत्ते 91 और 7 एकम 7। तो इसका ये जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो ये होगा 5 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 7, आंसर। इसी प्रकार देखिए इसमें 7429 में, ठीक है, देखिए इसमें लास्ट में 9 है, 2 का जो रूल होता है, इसका मतलब जिसके अंत में 0 2 4 6 8 हो वो 2 से कटेगा। 3 का रूल होता है, यदि संख्याओं का योग 3 के टेबल में आता हो तो 7 4 11 और 11 2 13 और 13 जो 9 होते हैं, तो 9 3 12 22, 3 के टेबल में नहीं आएगा। इसका मतलब ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। जो 5 का रूल होता है वो अंत में 0 या 5 हो तो 5 से कटेगा, तो 5 से भी नहीं कटेगा। इसका मतलब किसकी बारी है, 7 की बारी। तो देखते हैं 7 से कटेगा कि नहीं। तो 7 एकम 7, 7 0 0, 7 6 42 और 7 एकम 7। इसका मतलब ये 7 से भी नहीं कटेगा। 7 के बाद जो अभाज्य संख्या हमारी आती है वो आती है 11, तो 11 सत्ते से 70, तो 11 6 66 दिखा जाए तो 11 से भी नहीं कटेगा। इसी प्रकार ये 13 से भी नहीं कटेगा। 13 के बाद हमारा आता है 19। ठीक है, तो 19 चौको 76 होता है, तो 19 57, 19 से भी नहीं कटेगा। 19 इसके 1 मिनट 17 से देख लीजिए, 13 से तो कटेगा नहीं। इसका मतलब अब आती है बारी 17 की। 17 से देख लेते हैं, तो 17 दूनी 34, 17 51, 17 चौको 68, 17 चौको 68। एक बार रफ में देख लेते हैं यहाँ पर, सत्तर चौको 68। ठीक है, 4 14 में 8 चला गया, 6 2 और 17 तक 51,
और 17 सत्ते 119। इसका मतलब ये है जो 17 से कट जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 17 से 51, 17 चौको 68, यहाँ पर कितना है 437। ठीक है, अभी तक देखो 17 से तो डिवाइड हुआ नहीं था ये, इसका मतलब अभी नहीं होगा। तो 17 के बाद हमारी क्या टेबल आती है, नहीं 19 आती है। ठीक है ना, 19 से देखिए एक बार, तो 19 और 437, तो 19 दूनी 38। ठीक है, और 13 में 8 चला गया 5 और 4 और 7, तो 19 या 57। ठीक है, किससे घटा ये 19 से, इसका मतलब ये 19 से डिवाइड हो जाएगा। तो 19 दूनी 38, 19 57 होता है, 19 दूनी 38। और जो बचा यहाँ पर क्या बचा था 38 में हमने इसमें माइनस किया 57 आया, तो 19 तिया 57। और जो 23 है ये खुद एक अभाज्य संख्या है, 23 से कम 23, अतः ये भी जो इसकी जो भी अभाज्य संख्या होगी वो होगी 17, 19 और 23 आंसर। ठीक है, इसी प्रकार देखेंगे हम दूसरा नंबर सवाल। देखिए दूसरे नंबर सवाल में क्या कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF मतलब मासापा और LCM ज्ञात करो तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल LCM और HCF है। ठीक है, इसका मतलब हमसे बताया जा रहा है HCF और LCM ज्ञात करना है। संख्याएं में दी जाएंगी नीचे लिखी हुई। ठीक है, और इनकी हमें क्या करनी है, जांच भी करनी है। ठीक है, और कही रहेगी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो LCM और HCF के बराबर होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो मैं फर्स्ट नंबर सवाल दिया जा रहा है वो ये सवाल है कि 26 और 91। ठीक है, तो हमें इसमें कुछ भी नहीं करना है, 26 का भाज्य गुणनफल निकालना है। तो 2 13 दूनी 26। इसी प्रकार 91 का निकालेंगे तो 13 सत्ते 91 होता है, तो 13 सत्ते 91। अब देखिए यहाँ पर जो कॉमन मिलेगा वो क्या मिलेगा, तो यहाँ पर जो कॉमन है वो ये है, दोनों में क्या मैच कर रहा है 13 है ना, तो 13 है, ये क्या है कॉमन है, ये हो जाएगा माशा। ठीक है, लासा क्या होता है, जो कॉमन हो और नहीं भी हो। देखिए यहाँ पर 13 तो कॉमन है, 2 का नहीं है, 7 का नहीं है, वो हमारा क्या हो जाएगा LCM हो जाएगा। तो 13 तो है, 13 दूनी 26 और 26 सत्ते, इसका मतलब मल्टीप्लाई 7 छंग 42, 4 और 7 दूनी 14, 14 4 कितना हुआ 18। ठीक है, तो देखिए जो हमारा मासा है वो 13 है और जो हमारा लासा है वो 182 है। ठीक है, अब हमें क्या करनी है, यहाँ पर हमें जांच करनी है, देखिए तो क्या इसका जो फार्मूला है दो संख्या का गुणनफल HCF इंटू LCM। ठीक है, तो जो हमारी दो संख्याएं थी देखिए सवाल में दी हुई हैं 26 इंटू 91 इक्वल जो हमारा HCF है वो है 13, जो हमारा LCM है वो हमारा 182। इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे हम। ठीक है, देखिए इसको हम रफ में हल कर लेते हैं। इसके में क्या करवाएंगे, हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो 26 का 91 में करवाएंगे तो 9 का 54, 5 9 दूनी 18, 18 5 23। इसको ऐड करेंगे 4 2 6 3 2। ठीक है, इसी प्रकार हम 13 का टेबल इसमें पढ़ेंगे तो 182 इंटू 13, 13 दूनी 26, 2 13 अट्ठे जो 13 अट्ठे होता है वो होता है 104। तो 13 दूनी 26, 2 13 अट्ठे 104 और 104 में हमने 2 ऐड किया तो 106। इसका मतलब 10 बचा, 13 कम 13 और 13 10 कितना हुआ 23। ठीक है, देखिए तुमने दोनों का मल्टीप्लाई करवाया है तो दोनों में सेम हमारा आंसर आ चुका है। तो इसे हम यहाँ पर लिख देंगे 23 66 इक्वल 23 66। अतः इससे ये प्रूफ होता है कि
ये हुआ हमारा आंसर, ठीक है ना। इसमें क्या कहा गया था, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल एलसीएम इंटू एचसीएफ। देखिए हमने वही कराया है, दो संख्याओं का हमने गुणनफल करवाया और जो एचसीएफ और एलसीएम था उसका भी हमने गुणनफल करवा दिया और देखो ये दोनों सेम आ चुके हैं। अतः ये हमारा क्या हुआ, प्रूव हो चुका है, यहाँ पर जांच हो चुकी है इसकी, ठीक है। अब देखिए दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है, दूसरे नंबर में है कि 510 और 92, ठीक है। देखिए इसमें अभी हम इसके फैक्टर करेंगे 510 के। देखिए यहाँ पर तो 5 बन जा 5 और यहाँ 0, 5 2 जा 10, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 17 एकम 17, ठीक है। इसी प्रकार हम 92 के भी करेंगे तो 2 चौको 8, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 तीन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 510 इक्वल क्या यहाँ पर आया है 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 17। इसी प्रकार 92 2 इंटू 2 इंटू 23, ठीक है। तो जो इसका एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, एलसीएम मतलब होता है जो कॉमन हो और जो ना भी हो। देखिए इसमें क्या कॉमन है, 2 मैच कर रहा है, ठीक है, और इसमें कुछ भी मैच नहीं कर रहा है तो सबको यहाँ पर हम लिख देंगे, ठीक है। मासा का देखिए मतलब क्या होता है, जो हो वो भी, एक मिनट, लासा का मतलब होता है एलसीएम का, जो हो उसको भी लेना है, जो ना हो उसको भी लेना है कॉमन, ठीक है। मासा में अधिकतम चीज ली जाती है, जो सब में मिले वही, ठीक है, और ना मिले तो उसका आंसर 1 होगा। तो देखिए यहाँ पर सब में मैच कर रहा है, जो हमारा इसका जो मासा आएगा वो 2 आएगा, ठीक है। देखिए हमारे यहाँ पर ये आ चुका है और हमें इसकी जांच करनी है। तो 2 संख्या का गुणनफल इक्वल एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 2 संख्याएं कौन सी हैं, 510 इंटू 92 इक्वल 2 इंटू, यहाँ पर क्या करवाएंगे, इसको हम यहाँ पर रखेंगे ना, तो देखिए करवा लीजिए। तो 5 दूनी 10, 10 तीन 30, दूनी 60, ठीक है, और 60 इंटू 17, बस यहाँ पर हमको नहीं मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसे देखिए फिर से रफ मैल कर लेते हैं हम। देखिए इसमें क्या दिया गया है, 510 इंटू 92 और 2 इंटू 60 इंटू 17 इंटू 23, ठीक है। ये देखिए इसको हम रफ में हल करेंगे तो 2 0 0, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और 9 9 एकम 9 और 9 अपना 45, तो 0 2 9 5 1 6 4, ये आ चुका है, ठीक है। अब इस तरफ इसे हल करेंगे तो 60 दूनी 120, 12 थे 120, 17 23, तो 12 दिया 36, या ठीक है। अरे इसका इसे मल्टीप्लाई करवा दीजिए, 17 दूनी क्या होता है 34 होता है, 3 बचा, और 17 एकम 17, 17 दिन कितने होते हैं 20, और यहाँ पर 0 हुआ 23। इसको भी देखिए यहाँ पर करना है तो 3 चौको 12, 1 और 3 0 0, 3 दूनी 6 और 2 चौको 8, 0 2 दूनी 4, तो 2 8 1 9 6 4, ये लास्ट वाला 0, ठीक है। तो देखिए हमने इसे मल्टीप्लाई करवाया है तो दोनों में सेम हमारा आंसर आ चुका है। इसे हम रख देंगे, कितना है 46 920 इक्वल 46 920, ठीक है। ये हमारा आंसर आ चुका है। देखिए इसमें 3rd नंबर सवाल में क्या कहता है, 3rd नंबर सवाल में भी कह रहा है ये 336 और 54, ठीक है। 336 और 54 कह रहा है इसमें। तो देखिए इसमें हल 336 के भी फैक्टर करेंगे हम तो 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8,
दो चौको 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम और 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 54 के कर दीजिए तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 9 27, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखते हैं हम 336 के फैक्टर करेंगे तो कितना आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 336 था ना, इसके हमने फैक्टर किया 2 इंटू 2 2 2 और देखो 4 बार 2 है इसमें और इंटू 3 इंटू 7। इसी प्रकार हम 54 का भी करेंगे। ठीक है, 54 के फैक्टर करेंगे इसमें तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। देखिए इसमें जो हमारा एलसीएम आया है वो कितना आया है कॉमन। देखो इसमें ये मिल रहा है 2। ठीक है, 2 अब है ही नहीं यहाँ पर। देखिए तो 2 कितने बार 3 बार है, मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8। देखिए हमें 3 मिल रहा है कॉमन। ठीक है, यहाँ पर 7 मिल रहा है कॉमन। ठीक है, इसको कॉमन नहीं मिल रहा है, इसको हम रख लेंगे। एचसीएफ में क्या होता है जो कॉमन हो सब में उसी को निकालना है। देखिए 2 इसमें कॉमन है और 3 इसमें कॉमन है बस, तो 2 इंटू 3। ठीक है, बस हो चुका। अब देखिए अब हमें क्या करनी है, जांच करनी है। ठीक है, देखिए जांच, 2 संख्या का गुणनफल इक्वल एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, देखिए तो 336 इंटू 54 इक्वल जो हमारा एलसीएम आया था और एचसीएफ का मल्टीप्लाई ही तो करवाना है, तो करवा दीजिए। 8 दूनी 16, 16 दिया 48 इंटू 9 सत्ते 63 और 3 दूनी 6। ठीक है, अब इसको हम फिर से रफ में देखेंगे। ठीक है, तो देखिए 336 इंटू 54 तो 4 छंग 24, 2 4 3 12 2 14, 1 4 3 12 2 14, 5 6 30, 3 5 3 15, 15 3 18, 1 और 5 3 15 1 16, तो 4 4 8 4 12, 1 6 1 7 1 8 1। ठीक है, ये हमारा आ चुका है। अब देखिए 48 63 6 तो 6 तो छोड़ 48 हाँ देखिए इसे मल्टीप्लाई करेंगे 48 6 48 होता है। ठीक है, 4 बचा, 6 चौको 24, 24 4 28 और 63 में करवा देंगे तो 63 हो 24 2 63 24 24 2 26, 2 बचा, 3 दूनी 6 6 2 8, 6 48 4 6 48 48 4 कितना हुआ 52, 5 बचा, 6 दूनी 12 12 5 17, तो 4 8 6 14 8 2 10 1 8 6 14 8 2 10 1 11। एक मिनट देखिए इसमें 3 24 2 3 8 6 48 4 48 4 6 24 24 28 हुआ। ठीक है, तो 3 3 24 2 3 3 24 2 26 2 3 6 2 8 6 48 4 6 48 4 कितना हुआ 52। ठीक है, 5 बचा और 6 दूनी 12 12 5 17 होता है। ठीक है, तो 4 8 6 14 1 8 2 10 1 11 और 17 1 18। देखिए यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब हमारी यहीं पर कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है। इसको तो हमने एक बार चेक कर लिया है, इसको एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो 4 छंग 24 2 4 3 12 2 14 1 4 3 4 3 12। देखिए 4 छंग 24 2 4 3 12 2 14 1 4 3 12 1 13। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आना था 11 आना था। ठीक है, इसका यहाँ पर आंसर क्या आया है गुणा करवाने पर तो 18,144। तो 18,144 इसका ही मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 18,144 ही आएगा। ठीक है, ये रहा हमारा आंसर। देखिए इसमें जो तीसरा नंबर सवाल दिया गया है वो ये कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को एचसीएफ और एलसीएम के मान ज्ञात करिए। ठीक है ना, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना, जैसे ये सवाल हमें दिया गया है जिसमें हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम 12 के फैक्टर करेंगे। तो 12 के हमने फैक्टर किए तो 2 दूनी 4 4 दिया
12। इसी प्रकार हमने 15 के फैक्टर किए तो 3 बचे 15। इसी प्रकार हमने 21 के फैक्टर किए तो 7 त्रिका 21। अब देखिए इसमें मैच क्या कर रहा है, तो इसमें यदि हम एलसीएम निकालें, एलसीएम की यदि बात करें तो उसका मतलब ये होता है कि जो मैच करे, कॉमन जो हो उसको भी निकालो, जो ना हो उसे भी निकालो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कॉमन क्या है, सब में 3 कॉमन हो रहा है। ठीक है, और क्या कॉमन नहीं है, और कुछ भी कॉमन है, 2 दूनी 4, ये भी कॉमन नहीं है, 5 भी कॉमन नहीं है और 7 भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो हमारा एलसीएम हो गया। एचसीएफ क्या होता है हमारा, एचसीएफ वो होता है जो सब में कॉमन होता है। सब में कॉमन क्या मिला था हमें, 3। ठीक है, इसको यदि मल्टीप्लाई करवाएं हम तो 4 12, 12 पंचे 60 और 6 सत्ते 42। ठीक, तो जो हमारा एलसीएम आया है वो 420 है। ठीक है, जो हमारा एचसीएफ है वो 3 है। अतः एलसीएम 420 और एचसीएफ 3 है। ठीक है, अब इसी प्रकार दूसरा सवाल देखेंगे हम। इसमें कह रहा है 17, 23 और 29। 17, 23 और 29। ठीक है, तो देखिए यदि 17 के फैक्टर करेंगे हम तो 17 ही आएगा, 23 के करेंगे तो 23 ही आएगा क्योंकि ये अभाज्य संख्याएं हैं, और 29 के करेंगे हम तो ये 29 ही आएगा। तो देखिए इसका जो एलसीएम आता है वो क्या आएगा, तो 17, 23 और 29। तो जो हमारा एचसीएफ होगा वो क्या आएगा, हमने बताया था कि जब कभी कॉमन ना मिले, संख्याओं का जब कभी कॉमन ना मिले हमें, तो जो उसका आंसर होगा वो कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, उसका आंसर कितना होगा, उसका आंसर केवल 1 होगा। देखो यदि हम इसको, जो हमारा एलसीएम में दिया गया है 17, 23 और 29, इसको यदि हम मल्टीप्लाई करवाएंगे इसमें आएगा 11339। ठीक है, कितना आएगा, 11339। और जो एचसीएफ होगा हमने क्या बताया अभी, उसका आंसर कितना आएगा, 1। अतः इस प्रकार हम लिख देंगे इसमें, अतः एलसीएम। अब देखिए थर्ड नंबर सवाल, इसमें दिया गया है 8, 9 और 25। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, पहले 8 के फैक्टर करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इसी प्रकार हम 9 का करेंगे तो 3 त्रिका 9, 25 का करेंगे 5 इंटू 5। ठीक है, तो जो इसका लासा होगा एलसीएम वो क्या आएगा इसका, देखिए इसमें कॉमन कोई संख्या, इसमें कोई भी कॉमन संख्या नहीं है, तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, इनका तीनों का मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, इसमें हम एचसीएफ में क्या करेंगे, भाषा में इसमें कोई भी कॉमन संख्या नहीं है, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करवाइए इसमें, देख लेते हैं इसमें 8, 9, इंटू 25 तो 8 72, 25 इंटू 72 पंचे 10। ठीक है, 7 पन्ना 35, 3 और 7 दूनी 14, 14 3 17, 0 5 5 10 1, 17 1 18। ठीक है, तो जो इसका आंसर आया कितना आया है, 1800। और जो इसका मासा आया वो कितना आया है, 1। ये रहा इसका आंसर। अब देखिए चौथे नंबर सवाल में क्या कह रहा है, इसमें बताया गया है कि यदि एचसीएफ 306 और 657 का 9 है और एलसीएम 306 और 657 का एलसीएम है तो ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, इसमें हमें इन्हीं संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना है और इन्हीं संख्याओं का हमें एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए चूंकि ये फार्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, 306 इंटू 657 इक्वल एलसीएम हमें पता है, हमें पता ही नहीं इसमें। ठीक है, एचसीएफ हमें इसमें 9 दिया गया है तो हमें एलसीएम की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे 9 को इधर पक्षांतर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर एलसीएम इक्वल 306 657 अपान। ठीक है, इसमें हम डिवाइड करेंगे, देखिए 3 एकम 3 0, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, ये भी कट जाएगा तो 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 3 एकम 3 और इसका इसमें मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 657 इंटू
34, तो 4 7 28, 2 4 5 20, 2 22, 2 4 6 24, 24 2 26, 3 7 21, 2 3 5 15 17, 1 3 6 18, 18 1 19, यहाँ पर 8 2 1 3 7 6 13, 9 2 11 1 12 1, ठीक है, 9 2 11 1 12 1 1 2, तो जो यहाँ पर इसका आंसर आएगा 22,338, ठीक है आंसर। 5वां नंबर जो सवाल दिया गया है, इसमें बताया गया है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या के n के लिए संख्या जो है 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। मतलब हमें इसमें प्रूफ करना है कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक पर समाप्त हो सकती है, मतलब 0 पर समाप्त हो सकती है, ठीक है। अब देखिए ये तो 0 पर समाप्त होगा तो वो 5 से कटेगा, किससे कटेगा 5 से या 2 से, ठीक है। अब यहाँ पर जो दिया गया है वो 6 है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि संख्या 0 पर समाप्त होगी, चूंकि संख्या 0 पर समाप्त होगी तो 5 से डिवाइड होगी, तो 5 से विभाजित होगी, परंतु यहाँ पर जो है 6 की पावर n दिया गया है, 6 की पावर n, तो जो इसका बनेगा 2 × 3 की पावर n, ठीक है। तो यहाँ केवल 2 और 3 ही गुणनखंड है और 5 नहीं है, ठीक है, ये रहा इसका आंसर। अब देखिए इसमें 6 नंबर सवाल क्या है, ये रहा 6 नंबर सवाल। इसमें कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 + 1 + 5, ठीक है ना, ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं, में जो भाज्य संख्याएं हैं वो क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो दी गई हैं वो सब क्या है, लगभग में सब अभाज्य ही संख्याएं हैं, तो इसमें पूछा गया है भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो देखिए एक बार सवाल को हम देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए हल हो रहा है आपका, तो 7 × 11 × 13 + 13। अब देखिए यहाँ पर 13 यहाँ पर भी है और 13 यहाँ पर भी है, ठीक है, तो यहाँ पर 13 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा 7 × 11 + 1, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 13 को कॉमन कर लिया है, तो यहाँ पर 7 × 11 + 1 बचा हुआ है, और इसी प्रकार इसमें दिया गया है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। इसमें भी देखिए यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी 5 कॉमन हो रहा है, यहाँ पर 5 देखो दोनों में, इसलिए यहाँ पर कॉमन होगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस यहाँ पर क्या बचेगा 1, ठीक है। अतः दोनों दिए गए सवालों में क्रमशः 13 और 5 विभाजित है, इसलिए यह एक और दोनों भाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। हमें इसमें कुछ भी नहीं करना, इसमें हमें व्याख्या करने के लिए कहा गया था, ये सवाल और ये सवाल, ठीक है। इसमें पूछा गया, देखो चूंकि यहाँ पर सवाल में डरा रहा और कुछ नहीं, इसमें बताया गया है 7 11, मतलब इसमें अभाज्य संख्याएं दी गई और भाज्य की बात कर रहा है, ठीक है।
तो इसलिए हमें इन दोनों समीकरणों को उठाना है। यहाँ पर देखा हमने तो यहाँ पर 13 कॉमन था, ठीक है, और यहाँ पर लिया तो हमने यहाँ पर 5 कॉमन था, ठीक है। तो इसलिए यहाँ चूंकि यहाँ पर ये कॉमन हो रहा है, कॉमन का मतलब विभाजित हो रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अतः दोनों दिए गए सवालों में क्रमशः 13 और 5 जो है वो क्या है, विभाजित है, इसलिए यह 1 और दोनों जो होंगी भाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। ये रहा इसका आंसर। देखिए नंबर 7 नंबर का सवाल क्या कह रहा है इसमें कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है। एक इस मैदान का एक चक्कर लगाने में कोई सोनिया नाम की लड़की है, को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। इसका मतलब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम। तो देखिए यहाँ पर चलो, क्योंकि इसमें दिया गया है क्या है, 12 और 18, ठीक है। तो यहाँ पर हम फैक्टर करेंगे 12 के, तो 2 दूनी 4, 4 तियां 12। इसी प्रकार हम 18 करेंगे तो 2 तियां 6 और 6 त्रिका 18, ठीक है। ये दोनों के यदि एलसीएम निकालेंगे हम, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, और यहाँ पर 2 और 3 कॉमन नहीं है, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 तियां 6 और 6 दूनी 12, 12 तियां 36। तो जो इसका एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, 36 मिनट, ठीक है। अतः ये 36 मिनट बाद उसी स्थान पर मिलेंगी, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं करना है, इसमें सवाल दिया गया हुआ था और इसमें 18 मिनट और 12 मिनट देखना है। और देखिए खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, कोई एक वृत्ताकार पथ होगा। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। वही मैदान सेम है, ठीक है। सोनिया 18 मिनट चक्कर लगा रही है और रवि 12 मिनट में। तो मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, तो एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना है। हमने इसमें एलसीएम लिया तो इसमें 36 आया हुआ है, तो अतः जो इसमें जो 36 मिनट बाद मिलेंगे, ठीक है, तो उसी स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। ये आपका सवाल और आप ये प्रश्नावली खत्म होती हुई। थैंक यू, धन्यवाद।